हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाई में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अपनी वीडियो में, जो कि CGPSC और व्यापम द्वारा बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी जनरल आना चाहिए आपको कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है। और दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रामर। अगर आप ग्रामर समझ जाते हैं तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर से ही आता है। वो एक दो ही क्वेश्चन जनरल ऐसी बाहर से पूछता है, बाकी सब वो ग्रामर से पूछता है। तो अगर आपको जनरल इंग्लिश और ग्रामर आता है तो आपके सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों का समझ होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश CG प्यून क्वेश्चन। चूँकि अभी प्यून की एग्ज़ाम होने वाली है और ये प्यून की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चनों को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि कैसे आया, कैसे बना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वीडियो का वो है, ही ट्राइड टू ओपन द टिन ब्लैंक ए नाइफ। ही ट्राइड टू ओपन द टिन ब्लैंक ए नाइफ। वो बोल रहा है, इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं कि चाकू की मदद से उसने टीन खोलने की कोशिश की। ठीक है, चाकू की मदद से टीन खोलने की कोशिश की। तो यहाँ किसी मदद से चाकू, एक नाइफ क्या है, चाकू, और चाकू क्या है, एक वस्तु है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपना, विथ बाय फ्रॉम एट। तो मैं आपको बता दूं इसका कॉमन ही जो फैक्ट है वो है जब किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, चूंकि एक नाइफ एक वस्तु है, तो जब भी किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके साथ विथ प्रयोग होता है। जब भी कोई वस्तु अगर क्वेश्चन में आ जाए और वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा हो तो आप बिना बेझिझक विथ का प्रयोग करना, क्योंकि विथ इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो रूल है वो है, जब भी किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके साथ विथ का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, हिज ऑफिस इज खाली स्थान दी सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। उसका ऑफिस जो है इमारत की दूसरे मंजिल पर है। उसका बिल्डिंग इमारत की दूसरे मंजिल पर है और ऑप्शन दिया है एट, इन, ऑफ, ऑन। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, दूसरी मंजिल पर बोल रहा है। ठीक है, हिज ऑफिस इज, तो यहाँ पर ऑन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिज ऑफिस इज प्रीपोजिशन वाला फैक्ट है ये, तो हिज ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो ऑन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना थर्ड क्वेश्चन है, 10 पाउंड्स खाली स्थान ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन दे रखा है इज, आर, वर और नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट दे रखा है, ये क्या है, वर्ब है, ये प्रेडिकेट है, एक तरह से वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, तो 10 पाउंड जो है एक वचन है। ठीक है, और जो अलॉट ऑफ मनी है ये एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है। अलॉट ऑफ मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा इज का प्रयोग होता है, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में भी है, तो इसका राइट आंसर इज होगा, इज हो जाएगा। अलॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हमेशा आप याद रखना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ माई सीनियर्स नेक्स्ट डोर टू माई हाउस लिव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, वन ऑफ माई सीनियर्स ब्लैंक नेक्स्ट डोर टू माई हाउस लिव्स।
ऑप्शन दे रखा है लाइव्स, लीव, बोथ, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो वन ऑफ माई सीनियर्स, सीनियर्स देखने से ही समझ आ रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल जो सेंटेंस है वही लगेगा, तो इसका राइट आंसर लीव्स हो जाएगा, क्योंकि लीव्स भी प्लूरल है। लीव जो है एक वचन है, और बात का मतलब इन दोनों या तो दोनों, तो दोनों तो नहीं हो सकता, तो अपना लीव से सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्लूरल है। सेंटेंस क्या है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अगर बहुवचन है तो इसका ऑप्शन भी बहुवचन वाला ही होगा, तो लीव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर खालिस्तान नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। ऑप्शन दे रखा है वर, आर, इज, विल, ठीक है। तो यहाँ पर देयर दिया है, और देयर के साथ ज़्यादातर इज प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर इज हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो रीज़न टू डाउट हिज ऑनेस्टी, उसकी जो ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। देयर इज़ नो रीज़न टू डाउट हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की कोई कारण नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ईमानदारी को एक तरह से आप कुछ और भी बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को इसका, बट यही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर इज हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यू आउट टू हैव ब्लैंक हार्डर, यू आउट टू हैव खालिस्तान हार्डर। ऑप्शन दे रखा है वर्क, ऑप्शन सेकंड है वर्कड, वर्किंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड, क्योंकि हार्डर जो है अपने आप में पास्ट टेंस है। ये क्या है? पास्ट टेंस है। तो और इसमें एक और फैक्ट है कि जो आईएनजी होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, और ईआर वाला जो शब्द है वो पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, और जो ईआर वाला शब्द होता है वो पास्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ईआर प्रयोग हुआ है, हार्ड के साथ हार्डर जुड़ गया है, तो इसका राइट आंसर वर्कड हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट टेंस होता है वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो इसका राइट आंसर वर्कड हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दिया है, उसमें से जो राइट है उसे बताना है। तो आई एम गोइंग अवे इन दी एंड ऑफ द मंथ, ये ऑप्शन है आपका। आई एम, सेकंड ऑप्शन है आई एम गोइंग अवे ऑन द एंड ऑफ द मंथ। थर्ड है आई एम गोइंग अवे विद द एंड ऑफ द मंथ। फोर्थ है आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो चारों ऑप्शन है वो कॉमन है, तो जब चारों ऑप्शन कॉमन हो तो इसमें से कौन सा जो डिफरेंट है वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर इनडिफरेंट है, यहाँ पर ऑन डिफरेंट है, यहाँ पर जो है विथ है, यहाँ पर एट है। तो आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ मंथ, तो हम पहले ऑप्शन का जो है क्या लगेगा वो देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बोल रहा है आई एम गोइंग अवे इन द एंड ऑफ मंथ, तो मंथ के साथ इन तो प्रयोग होगा नहीं, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। आप याद रख लेना, मंथ वाले जो सेंटेंस रहते हैं उनमें इनका प्रयोग होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है। आई एम गोइंग अवे विद, आई एम गोइंग अवे ऑन द एंड ऑफ मंथ, तो ऑन भी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन और ऑन जो है वो वस्तु के लिए प्रयोग होता है, वस्तु से संबंधित क्वेश्चन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ वस्तु से संबंधित सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें इन और ऑन का प्रयोग होता है। और थर्ड ऑप्शन जो है आई एम गोइंग अवे विद द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर जो है विथ का प्रयोग हुआ है, तो विथ भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब बच गया अपना चौथा, तो चौथा ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ बोल रहा है आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इसमें प्रीपोजिशन मिस्टेक है, समय बता रहा है, तो इसका समय में हमेशा एट लगता है, ठीक है। आप क्लॉक में भी कभी दिया रहता है तो एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर समय बता रहा है तो एट का
प्रयोग हो जाएगा। तो आंसर 4 इसका राइट आंसर, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ मंथ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसका फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो हमेशा आपके काम आएगा। और नाइदर और आइदर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका 2 ही रूल है, एक ही रूल है। तो आप सभी को मैं बताऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सही है उसे अपने को क्लिक करना है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है, नाइदर ही और हिज ब्रदर डज हिज वर्क। सेकंड है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर डू हिज वर्क। थर्ड है, नाइदर देयर ब्रदर नॉर ही डू देयर वर्क। फोर्थ है, नाइदर ही और हिज ब्रदर डूइंग हिज वर्क। तो इन सब में भी वैसे ही कॉमन जैसा दिख रहा है, तो इन सब में जो अलग है उसे हम निकाल देते हैं। यहाँ पर और अलग है, यहाँ पर नॉर अलग है, यहाँ पर देयर अलग है, यहाँ पर ही और अलग है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है नाइदर। तो आप सभी को बता दूं कि कभी भी नाइदर वाला जो शब्द आता है, नाइदर वाला जो शब्द आता है उसमें हमेशा नॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो आइदर होता है, नाइदर का अपोजिट आइदर, उसमें हमेशा और का प्रयोग होता है। नाइदर में नॉर का प्रयोग होता है, आइदर में और का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इसी रूल से बनेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइदर के साथ नॉर किस में जुड़ा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है नाइदर ही और, तो यहाँ तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला दे रखा है नाइदर ही नॉर, ये वाला हो सकता है, बट हम पहले नीचे को क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले नीचे भी दिया है क्या। तो थर्ड में दिया है नाइदर देयर, यहाँ भी नहीं दिया है। और फोर्थ में दिया है नाइदर ही और हिज ब्रदर, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ब्लैंक फूड ईच मंथ। तो यहाँ पर हाउ बोल रहा है, मतलब आपको समझ जाना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है विथ, इन, एट, ऑन। तो स्पेंड के साथ ऑन हो जाएगा, इसका राइट आंसर फोर्थ। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन फूड ईच मंथ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ट्यून की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ना अगला क्वेश्चन है, दे आर सीनियर्स हिम, दे आर सीनियर्स ब्लैंक हिम। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ऑफ, सेकंड है टू, थर्ड है फ्रॉम, फोर्थ है देन। तो इसमें भी एक रूल है, जो सीनियर है और इसका अपोजिट जो जूनियर है, इन दोनों के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये रूल है। तो देयर आर सीनियर्स टू हिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। और हमेशा याद रखना, सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है, टिक दी सुटेबल फ्रॉम एडजेक्टिव एमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर एडजेक्टिव निकालना है अपने को, जो ऑप्शन में दिया रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस रूम इज ब्लैंक लार्ज। तो ऑप्शन दे रखा है मच, सेकंड है वेरी, थर्ड है इनफ, फोर्थ है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो वो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन दे रखा है मच, तो मच कहाँ प्रयोग होता है, निगेटिव वाक्य में। अगर यहाँ पर नॉट दे रहता तो वहाँ मच का प्रयोग होता। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉट कहीं भी लगा होता तो वहाँ पर मच का प्रयोग होता, क्योंकि निगेटिव वाक्य में
मच लगता है, ठीक है। और जो वेरी है ये एडजेक्टिव के पहले लगता है, एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। और जो इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद लगता है, इनफ जो है एडजेक्टिव के बाद। और जो नन ऑफ दिस है वो तो आपको पता है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई एक आंसर है, तो इन तीनों में से एक आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी, क्योंकि जो लार्ज है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। ये लार्ज वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो इसका राइट आंसर वेरी हो जाएगा। दिस रूम इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। ये कॉमन वर्ड है, ये हम डेली यूज भी करते हैं, तो आपको इसका आंसर आसानी से पता हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज देयर ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है वो शब्द इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दे रखा है एनी, फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी। इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कोई स्टूडेंट है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है, तो क्लास में कोई स्टूडेंट है क्या, तो एनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक शुड ओबे द लॉ ऑफ द स्टेट, तो इसमें जो शुड है ये शुड एडवर्ब का काम कर रहा है, शुड जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, और ओबे जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की कमी है अपने को, ठीक है। तो अपना ऑप्शन दे रखा है ईच एंड एवरी, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। आइदर भी सब्जेक्ट नहीं है, नाइदर भी सब्जेक्ट नहीं है। एवरीबडी ये जो है प्रोनाउन है, तो जब भी संज्ञा नहीं होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो प्रोनाउन ही काम आता है। तो ये जो एवरीबडी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर एवरीबडी की जगह कोई और होता या आइदर की जगह कुछ और होता, नाम होता किसी का, तो वो उसका राइट आंसर हो जाता। बट यहाँ पर सब्जेक्ट की कमी है, तो उसकी जो है वो भर्ती एवरीबडी प्रोनाउन पूरा करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन भी संज्ञा की विशेषता बताता है। तो अपना 15 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का एवरीबडी राइट हो जाएगा। एवरीबडी शुड ओबे द लॉ ऑफ द स्टेट। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट ब्लैंक दिस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है यू डू, वर यू डूइंग, आर यू डूइंग, वुड यू डूइंग। तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, शब्द देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका राइट आंसर आर यू डूइंग हो जाएगा। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो जब इसका इंट्रीगेटिव बनाते हैं तो इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यहाँ पर आर यू डूइंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, शाम को तुम क्या कर रहे हो। और जो वर यू डूइंग है वो पास्ट टेंस दर्शा रहा है, वुड यू डूइंग है वो फ्यूचर टेंस दर्शा रहा है, तो ये दोनों इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर यू डूइंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द टेंस। टेंस पहचानना है, टेंस के अनुसार आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है, दिस हाउस इज बिल्ट इन 1920, 1920। सेकेंड है, दिस हाउस इज बीइंग बिल्ट इन 1920, दिस हाउस कैन बी बिल्ट इन 1920, और दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1920। तो यहाँ पर जो है सभी वर्ड कॉमन है, बट इसमें से जो चेंजेस है सभी ऑप्शन में वो है, यहाँ पर इज बिल्ट दे रखा है, यहाँ पर इज बीइंग दे रखा है, यहाँ पर कैन बी दे रखा है, बाकी तो सब सेम ही है। यहाँ पर कैन बी है और यहाँ पर वाज है। तो 1920 ये समय दर्शा रहा है, कैसा समय दर्शा रहा है, प्रीवियस टाइम, ठीक है। 1920 जो है
प्रीवियस टाइम दर्शा रहा है। प्रीवियस टाइम मतलब भूतकाल। जो 1920 है वो भूतकाल को बता रहा है, तो हमेशा पास्ट टेंस में जो है वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 4th नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ दे रखा है वाज। दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1920। ठीक है, तो 4th जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1920 है 1920 है वो प्रीवियस टाइम दर्शा रहा है। जो हम अभी हैं वहाँ से भूतकाल को दर्शा रहा है, पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। तो पास्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है, तो वाज यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट फ्रॉम ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ऑप्शन दे रखा है ही वाज डन हिज वर्क, he did his work, he is doing his work, he does his work। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका जो रूल है वो बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही डिड हिज वर्क। ठीक है, तो जहाँ भी टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर रूल ही काम आता है, तो आपको टेंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। टेंस से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, और इनसे इंटरगेटिव भी बनता है। इंटरगेटिव के 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टेंस को एक बार पढ़ लें, एक बार सरसरी तौर पर देख लें, यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ही काम करेगा, तो ही डिड हिज वर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्क द करेक्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इज द गिवन ऑप्शन। पास्ट परफेक्ट वाक्य जो है उससे निकालना है, मतलब जो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है उसे निकालना है, वही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है वी हैड डन आवर वर्क, सेकेंड ऑप्शन है वी हैव बीन डन आवर वर्क, थर्ड ऑप्शन है वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, फोर्थ है वी हैड बीन डूइंग बीन आवर वर्क। तो जो आपको फर्स्ट है वो आपका पास्ट टेंस दर्शा रहा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस दर्शा रहा है। सेकेंड जो है फर्स्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस दर्शा रहा है। ठीक है, वी हैड डन आवर वर्क पास्ट कंटिन्यूअस। सेकेंड जो है वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, ये जो है पास्ट परफेक्ट को दर्शा रहा है। और फोर्थ जो है वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, तो बीन और आईएनजी लगा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। और फोर्थ जो है वी हैड बीन डूइंग आवर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो थर्ड है वी हैव बीन, तो हैव बीन का प्रयोग जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वी हैव बीन डन आवर वर्क, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, वी हैव बीन डन आवर वर्क, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आर यू अफ्रेड ब्लैंक एग्जाम, क्वेश्चन मार्क है, सामने में हेल्पिंग वर्ब है, आप सभी को समझ जाना है क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन दे रखा है एट, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। आर यू अफ्रेड ऑफ एग्जाम। ठीक है, अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का उसे मैं बता देता हूँ आपको। माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल दी बस, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बाय, ऑन, इन, एट। तो जो द बस है वो व्हीकल है। ठीक है, तो जहाँ भी व्हीकल आता है वहाँ बाय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाय हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय द बस, मैं और मेरे दोस्त
हमेशा बस से स्कूल जाते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी व्हीकल वाले दिखे जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, एयरप्लेन, तो उस सब के पहले बाय लग जाएगा। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा लिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कर दें। चैनल आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी जो कमेंट हो उससे प्रेरणा होकर और वीडियो बनाएं और आप ऐसे ही बुलंदियों को छुए। ठीक है, तो प्यून की चपरासी भर्ती परीक्षा होने वाली है जो 25 सितंबर को है। बहुत ही कम दिन बचा है और तैयारी बहुत करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो CGPSC और व्यापम द्वारा पूछा गया है। ठीक है, CGPSC और व्यापम द्वारा बार बार पूछा गया है, और इस बार से भी चांसेस हैं कि इन्हीं से कम 5-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, या तो 5-10 क्वेश्चन पूछेगा या तो उसी के अनुरूप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अंत तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं रखता हूँ बाय, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।